लेक्चर 20 का डे 20 या पार्ट 1 पिछला था। अब पार्ट 2 होगा, लेकिन पार्ट 2 में सर सिर्फ रिवीजन किए थे पूरा का पूरा अभी तक का, तो उसमें अभी कुछ वीडियो बनाने लायक नहीं है, इसलिए हम लोग अब बना रहे हैं लेक्चर डे 21 पार्ट 1। ओके, चलो शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि डी रिकॉग्निशन ऑफ फिनेंशियल एसेट। फिनेंशियल एसेट का हम लोग डी रिकॉग्निशन कर रहे हैं। डी रिकॉग्निशन क्या होता है, हमारे बुक से उसको डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। डी रिकॉग्नाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप उसको बेच रहे हैं, आप उसको स्क्रैप में डाल सकते हो, यूज़ नहीं कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए हम लोग सेल यूज़ ना करके डी रिकॉग्निशन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है? पढ़ना ये है भाई कि डी रिकॉग्निशन हम लोग अभी तक समझते थे कि इसकी कोई फाइनेंशियल एसेट, कोई भी एसेट है 10 लाख रुपए का है अगर, तो उसको डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब कि 10 लाख रुपए हटा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दो तरह का डी रिकॉग्निशन होता है। पहला फुल डी रिकॉग्निशन, दूसरा पार्शियल डी रिकॉग्निशन। ठीक है, फुल डी रिकॉग्निशन का मतलब क्या होगा, 10 लाख का एसेट है तो पूरा 10 लाख निकाल दो। लेकिन पार्शियल में क्या होगा कि 10 लाख की जगह सिर्फ 8 लाख का निकाल रहे हो, 7 लाख का निकाल रहे हो, कि उससे कम अमाउंट का निकाल रहे हो। ठीक है, पहले बात करते हैं फुल डी रिकॉग्निशन। फुल डी रिकॉग्निशन 2 पॉइंट में होता है, 2 कंडीशन होगा। या तो आप उसको बेच देते हो, सेल, तब होगा, नहीं तो आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो आपने बनाया कि आपको हम ये एसेट हम निकाल दे रहे हैं बुक से, जो हमको 1 साल पे इतना पैसा चाहिए, दूसरे साल पैसे चाहिए, लोन के हिसाब से, कुछ भी तरीके से, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझना फुल डी रिकॉग्निशन है। तो अगर हम लोग डी रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल एसेट, जो भी एसेट जा रहा है एट द रेट कैरिंग वैल्यू, जो भी जाएगा बाहर वो कैरिंग अमाउंट पे, टू कैरिंग, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो या तो पीएल डेबिट होगा अगर आपको लॉस होगा, पीएल क्रेडिट होगा अगर आपको गेन होगा। ठीक है, अब पॉइंट आता है पार्शियल डी रिकॉग्निशन। पार्शियल डी रिकॉग्निशन के लिए हम लोग पहले 3 केस होता है। कौन कौन सा केस है? केस ए, केस बी, केस सी। ठीक है, पेज 159 पे दिया हुआ है। ओके, अभी तीनों केस पढ़ने से पहले केस ए का बात करते हैं। केस ए ही का बात कर रहे हैं। केस ए में होता है 3 डेफिनेशन। अगर तीनों में से कोई एक डेफिनेशन को अगर फुलफिल हो रहा है तो उसको पार्शियल डी रिकॉग्निशन कहेंगे। क्या क्या डेफिनेशन है उसके लिए पेज 160 पे आना होगा। क्या है? 3 डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन देखो भाई, पार्शियल डी रिकॉग्निशन का डेफिनेशन समझने से पहले एक चीज़ समझाएं। पार्शियल डी रिकॉग्निशन सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल एसेट 10 लाख का था आप उसको 8 लाख का दे दो। कोई भी हमारा फाइनेंशियल एसेट क्या हो सकता है सोचो, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा डिवेंचर है। डिवेंचर है, ओके, फाइनेंशियल एसेट मेरा है, कोई कंपनी का फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, मेरा फाइनेंशियल एसेट है क्योंकि हमने डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है। तो डिवेंचर से 2 को प्रॉमिस्ड कैश फ्लो आता है। क्या क्या? इंटरेस्ट, प्रिंसिपल। ओके, तो पार्शियल डी रिकॉग्निशन 3 तरीके से हो सकता है। क्या क्या? पहला कि हम डेफिनेशन का ही बात कर रहे हैं, केस ए का बात कर रहे हैं, केस ए में 3 डेफिनेशन है, तो पार्शियल डी रिकॉग्निशन का 3 केस हो सकता है। पहला कि बोल दे कि सुन ना भाई, मेरे पास हम ये डिवेंचर खरीदे हैं, 10 लाख का डिवेंचर है हमारा, और उसमें से हर साल हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है 1 लाख, और 10वें साल हमको प्रिंसिपल मिलेगा 10 लाख रुपया। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम इंटरेस्ट को सिर्फ बेच देंगे। 10 साल जो हमको 1 लाख आने वाला है ना, उसको हम डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। सिर्फ हम प्रिंसिपल लेंगे 10वें साल, बाकी का जो भी इंटरेस्ट हमको मिलने वाला हर साल अगर आज से 10 साल तक, उसको हम लोग बेच दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट पार्ट बेच दिए, सिर्फ हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट रहेगा। इसको कहेंगे क्या? पार्शियल डी रिकॉग्निशन। ये केस ए का पहला डेफिनेशन है। क्या? पार्ट ट्रांसफर्ड, जो पार्ट हम लोग ट्रांसफर किया वो कंप्राइज करता है स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कैश फ्लो। 2 को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कैश फ्लो है। क्या क्या? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो जो हम लोग बेच रहे हैं जो पार्ट, वो इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो इंटरेस्ट होगा नहीं तो ये होगा। तो वो पहला डेफिनेशन आ जाता है। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? हम बोल रहे हैं कि सुन ना भाई, हम 100% या तो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, या फिर 100% सिर्फ प्रिंसिपल हमने तुमको नहीं बेचेंगे। हम बेच रहे हैं 30% ऑफ इंटरेस्ट एंड 30% ऑफ प्रिंसिपल, मतलब 30% ऑफ इंटरेस्ट और 30% ऑफ प्रिंसिपल, या 30% ऑफ इंटरेस्ट, 35% ऑफ प्रिंसिपल, 40% ऑफ प्रिंसिपल। मतलब दोनों में से, दोनों जो हमारा स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कैश फ्लो जो है हमारा, वो दोनों में से कुछ कुछ परसेंट दे रहे हैं। कोई भी एक का 100% नहीं देंगे, कुछ कुछ देंगे दोनों में से। उसको कहेंगे सेकेंड डेफिनेशन। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन क्या बोलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग
स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड जो कैश फ्लो है, या तो इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का हम लोग उसका भी अथिनिक परसेंट दे रहे हैं। मतलब पार्ट ट्रांसफर्ड जो हमने ट्रांसफर किया वो कंप्राइज करता है फुल्ली प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कैश फ्लोज। क्या कि पहले तो था कि या तो सीधा 100% इंटरेस्ट दे रहे हैं या 100% प्रिंसिपल दे रहे हैं, पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन 30% इंटरेस्ट 40% प्रिंसिपल, कुछ परसेंट दोनों में से दे रहे हैं, उसमें से 100% एक में से। अब क्या तीसरा डेफिनेशन क्या बोलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट का ही 30% देंगे, प्रिंसिपल का तो 100% मेरे पास ही है, इंटरेस्ट का भी 30% सिर्फ देंगे, 70% मेरे पास रहेगा। ठीक है, या प्रिंसिपल का सिर्फ 30% दे रहे, कोई भी एक स्ट्रिप जो है, एक ही स्ट्रिप जैसे इंटरेस्ट, इसका परसेंटेज कुछ देंगे। पहला वाले में क्या था कि एक स्ट्रिप ही पूरा दे देंगे, इसमें क्या है कि स्ट्रिप का कुछ परसेंट देंगे। सेकेंड वाले में क्या था, इस स्ट्रिप का भी कुछ देंगे, इस स्ट्रिप का भी कुछ देंगे, दोनों स्ट्रिप का हम कुछ देंगे। लेकिन तीसरा में क्या है कि एक ही स्ट्रिप का कुछ देंगे। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो उसको कहेंगे पार्शियल डिरेकग्निशन का केस ए। ठीक है, केस बी क्या बोलता है कि अगर तीनों डेफिनेशन में से कोई डेफिनेशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसको केस बी कहेंगे। कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे तीनों नहीं मैच करेगा? तुमको दे देगा कि वी हैव सोल्ड फर्स्ट 2 years ऑफ इंटरेस्ट, 5 साल का इंटरेस्ट मिलने वाला, हम 2 साल का बेच दिए, तो क्या तीनों में से कोई डेफिनेशन फुलफिल होगा? तो तुम बोलोगे हाँ भाई फुलफिल होगा। तुम बोल रहे हो 5 साल का 2 को कैश फ्लो आता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तुम बोल रहे हो कि तुम इंटरेस्ट 2 साल का दे रहे हो, मतलब 5 साल अगर है 5 साल का इंटरेस्ट अगर 100% है तो तुम 2 साल का बेच रहे हो, मतलब 40% तुम इंटरेस्ट दे रहे हो। तो 40% ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि कोई एक स्ट्रिप का कुछ परसेंटेज, ये तो थर्ड कंडीशन फुलफिल हो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर बोले हैं भाई। सर क्यों बोले हैं कि उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि 2 साल तक तुमको इंटरेस्ट मिल रहा था, तीसरे साल से कंपनी बोले कि हम तुमको इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, तो सामने वाले को तो कुछ वैल्यू मिलेगा नहीं। अब ऐसा सर बोल रहे हैं भाई, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अगर कहीं भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट 2 years ऑफ इंटरेस्ट बेचा है, लास्ट 2 years ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट 2 years ऑफ प्रिंसिपल, लास्ट 2 years ऑफ प्रिंसिपल, फर्स्ट या लास्ट जहाँ आ गया तुम्हारे पास, वो केस बी होगा। एकदम दिमाग में फिट रख लेना, जहाँ फर्स्ट या लास्ट का बात किया वो केस बी है। ठीक है, अब केस सी, तीसरा केस सी क्या बोलता है? वो केस ए से ही रिलेटेड है। क्या है कि जहाँ भी तुमको केस ए का कोई डेफिनेशन मिले और उसमें सर्विस चार्ज इंक्लूडेड हो तो वो केस सी हो गया। ठीक है, सर्विस चार्ज क्या हुआ? अब सर्विस चार्ज को समझाने के लिए अब हम पूरा तुमको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये जो पार्शियल डिरेकग्निशन होता क्यों है, कैसे होता है। मतलब मार्केट में एग्जैक्टली हम लोग तो अभी फुल्ली अभी तक पढ़े हैं फुल डिरेकग्निशन, इतना ही दिमाग था हमारा। पार्शियल डिरेकग्निशन कब होता है? देखो क्या होता है कि कोई इन्वेस्टर है, उसके पास जैसे अडानी लिमिटेड का उसके पास शेयर्स नहीं है, अडानी लिमिटेड का डिवेंचर्स है उसके पास, वो खरीदा उसको। लेकिन एक बार क्या हुआ, मार्केट में पता चला, हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया, बोला कि अडानी गधा आदमी है, उसका सारा अति फ्लॉप होने वाला है, शेयर्स गिरने वाला है। शेयर्स तो गिरना शुरू हो जाएगा और शेयर गिरेगा तो बेचारा बैंकरप्ट हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, अगर दिमाग मतलब हो जाता, अगर तो कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाएगा तो डिवेंचर होल्डर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। हम उसका डिवेंचर खरीदने अगला 10 साल के लिए कि हर साल इतना इतना पैसा देगा। आज ही हमको रिपोर्ट आ रहा है कि तो गिरने वाला है, बैंकरप्ट हो जाएगा, तो हमको इंटरेस्ट कहाँ आएगा अगला 10 साल तक? प्रिंसिपल आएगा कि नहीं उसका कुछ पता नहीं, इंटरेस्ट का तो छोड़ ही दो। तो हम क्या करेंगे? हमको डर लग गया, हम बोलेंगे ठीक है, जाएंगे मार्केट में, बोलेंगे सुनो भाई किसी को डिवेंचर खरीदना है मेरा। डिवेंचर का मतलब क्या? हमको एक तो प्रिंसिपल मिलने वाला है, इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो मार्केट में पूछेंगे कोई इंटरेस्ट चाहिए सिर्फ, मार्केट में बोलेगा, दूसरा आदमी कोई सोचेगा कि अडानी का है, वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा होगा, वो दिमाग नहीं लगाएगा, तो वो बोलेगा कि हटाओ यार, अडानी का इंटरेस्ट लगातार मिलेगा, एकदम काहे नहीं ले लेते हैं। तो वो आदमी खरीद लेगा तुमसे, बोलेगा कि तुम्हारा डिवेंचर मेरे पास रहेगा, उसका प्रिंसिपल हमको मिलेगा, लेकिन जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है वो उसको मिलेगा, सामने वाले को मिलेगा। तो हम क्यों किए? क्योंकि हमको लगा था कि शायद इसके पास नहीं आएगा पैसा, तो हम अपने इंटरेस्ट पास बेच दिए। हमको इंटरेस्ट हर साल 1 लाख मिलने वाला था, 10 साल के लिए 10 लाख हमको मिलने वाला था। लेकिन सामने वाले को हम बोले कि सुनो तुमको 6 लाख में दे रहे हैं, तो वो खरीद लेगा, वो सोचेगा कि 4 लाख हमको और बाद में तो मिलवे करेगा, तो उसको 4 लाख का प्रॉफिट। लेकिन हमारे लिए तो एक अति भले ही हम कम दाम में उसको दिए, लेकिन हमारे लिए तो वो अति हो गया कि सिक्योरिटी, हम सेफ हो गए कि भले ही कहीं पैसा ना दे। तो हम अपना रिस्क कम करने के लिए लॉस किए, वो अपना रिस्क बढ़ा के प्रॉफिट किया, यही है। तो इसलिए पार्शियल डिरेकग्निशन करते हैं, या तो सिर्फ अपना इंटरेस्ट पार्ट बेच देंगे, या फिर इंटरेस्ट का कुछ पार्ट बेच देंगे, या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का कुछ पार्ट बेच देंगे। ठीक है, तो ये पूरा थी है। लेकिन अब एक बात बताओ कि अगर हम किसी को अपना इंटरेस्ट पार्ट बेच रहे हैं या कुछ भी प्रिंसिपल बेच रहे हैं किसी को,
तो अडानी लिमिटेड को क्या करना होगा, हम उसको इंटरेस्ट बेच देंगे अपना, तो अडानी लिमिटेड सीधा उसको इंटरेस्ट देगी? नहीं ना, मेरे साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, हम डिवेंचर खरीदे हुए हैं, तो अडानी लिमिटेड हमको पैसा देगी, हम फिर उसको पैसा देंगे। किसको पैसा देंगे? जो हमसे खरीदा है, हमको इंटरेस्ट देगी, हम उसको इंटरेस्ट दे देंगे क्योंकि इंटरेस्ट हम बेचे हुए हैं। ठीक है, तो ई काम तो हम सर्विस कर रहे हैं, कमीशन क्या बोलते हैं उसका, सर्विस काम कर रहे हैं, जो खरीदा है उसके लिए, उसको तो हम सर्विस दे रहे हैं ना, कि उससे हम पैसा आएगा, फिर हम तुमको पैसा भेजेंगे, हम तो इंटरमीडियरी बन गए। तो उस आदमी से जो हमसे ख़रीदा है उससे हम सर्विस चार्ज लेंगे, कि हम ये काम तुमको करेंगे, उसका सर्विस चार्ज लेंगे। ठीक है, तो केस सी जो है वो क्या बोलता है कि केस ए का कोई भी पॉइंट हो, उसमें अगर सर्विस चार्ज भी तुम ले रहे हो तो केस सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग क्या बात करते हैं, अब अकाउंटिंग का बात करेंगे। ठीक है, केस ए अगर होगा, दो केस है, केस सी तो तुम्हारा केस ए ही है, तो केस ए और केस बी। ठीक है, इसमें 3 आइटम आता है। क्या क्या? देखो भाई, पहला हम लोग 3 चीज़ बात करेंगे। डी रिकग्निशन किया, जो जैसे कि 100% था, 50% बेच दिया, तो डी रिकग्नाइज 50% हुआ। जब डी रिकग्नाइज किया तो कुछ डिफरेंस आया होगा, उसका कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू, सेल्स प्राइस, कैरिंग वैल्यू और सेल्स प्राइस में डिफरेंस आएगा, तो उसका डिफरेंस का क्या करेंगे। और तीसरा कि कुछ पर जब 50% डी रिकग्नाइज किए तो रिटेन भी तो 50% किए होंगे, तो कितना पार्ट जो पार्ट डी रिकग्नाइज करिए हैं उसको कैसे दिखाएंगे, डिफरेंस को कैसे दिखाएंगे, और रिटेन जो किए हैं उसको कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ का ट्रीटमेंट बात करते हैं केस ए और केस बी में। पहला केस ए में क्या होगा कि जो भी चीज़ डी रिकग्नाइज कर रहे हैं ना, जो भी वैल्यू, जो भी सामान डी रिकग्नाइज कर रहे हैं उसको कैरिंग अमाउंट पे दिखाएंगे। हम लोग 50% डी रिकग्नाइज कर रहे हैं या 30% डी रिकग्नाइज कर रहे हैं, जितना भी हमारा अथी डी रिकग्नाइज हो रहा है, पार्शियल अमाउंट जितना भी डी रिकग्नाइज हो रहा है उसको कैरिंग वैल्यू पे दिखाएंगे। ये बात तो नॉर्मल है, सबको पता है कि जब भी बुक से निकलेगा कैरिंग अमाउंट पे निकलेगा। ठीक है, तो ये कैरिंग अमाउंट पे निकला, लेकिन क्या, जितना हमारा परसेंट, जितना हम सामान, जितना परसेंट बेचे हैं ना, 30% 40%, सिर्फ उतना का डी रिकग्नाइज करेंगे। ये तो नॉर्मल बात है भाई, कि डी रिकग्नाइज करोगे तो उतना ही डी रिकग्नाइज करोगे जितना तुम्हारा जा रहा है, ये नॉर्मल बात है, लेकिन एक पॉइंट इसलिए बता देते हैं फिर से। ठीक है, तो डी रिकग्नाइज करोगे कितना परसेंट पे, जितना तुम्हारा जा रहा है वो कैरिंग वैल्यू पे। डिफरेंस जो तुम सेल्स की हो उस वो अमाउंट और जो तुम्हारा कैरिंग अमाउंट, दोनों बीच का जो डिफरेंस होगा वो पीएल में जाएगा। ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू हर वक्त पीएल में जाता है, ये बात तो जस्ट प्रीवियस वाले में पढ़े थे, रियलाइजेबल वैल्यू जो भी होगा वो पीएल में जाएगा। तीसरा क्या बोलते हैं, रिटेन, जो 50% बेचे तो 50% बचा होगा ना, तो जो 50% होगा तो फाइनेंशियल एसेट है, तो बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, किस वैल्यू पे दिखेगा, कैरिंग वैल्यू पे दिखेगा, क्योंकि उसके साथ हम लोग कुछ किए ही नहीं ना, उसके साथ कोई गेम ही नहीं हुआ। तो जैसे कि 100 रुपये का सामान था, 50 रुपये का हटा दिया, तो ये तो तभी कैरिंग अमाउंट पे चल रहा होगा ना, अभी तक तो सब कैरिंग अमाउंट पे आ रहा था, तो ये भी कैरिंग अमाउंट पे होगा, तो जो रिटेन करेंगे उसको कैरिंग अमाउंट पे लिखेंगे। तो नॉर्मल चीज़ हुआ तुम्हारा केस ए का, डी रिकग्नाइज करो कैरिंग अमाउंट पे, रिटेन करो कैरिंग अमाउंट पे, डिफरेंस आया पीएल में। डी रिकग्नाइज कितना करेंगे, कितना अमाउंट का कैरिंग, कितना जो कैरिंग अमाउंट होगा कितना अमाउंट होगा, जितना परसेंट तुम डी रिकग्नाइज किया है। ओके ठीक, केस ए। अब केस बी का बात करते हैं, केस बी क्या बोलता है। देखो भाई, केस बी का अथी जो अकाउंटिंग है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट, देख भाई, केस बी में क्या बोले थे कि 3 डेफिनेशन में से नहीं आ रहा है। 3 डेफिनेशन था सब पार्शियल डी रिकग्निशन का, लेकिन उसमें परसेंटेज क्लियर था कि इतना परसेंटेज निकल रहा है, 30% निकलेगा, 40% निकलेगा। केस बी में क्या बोले थे कि फर्स्ट 2 ईयर का, लास्ट 2 ईयर का, तो इसमें हम लोग को अति पता नहीं था, तीनों डेफिनेशन में से मीट नहीं हो रहा था, इसीलिए इसमें हमको एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं पता है, तो हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे। इसमें भी 3 पार्ट है, डी रिकग्निशन, डिफरेंस, रिटेन। ठीक है, तो डी रिकग्नाइज करोगे ना, तो तुम जितना डी रिकग्नाइज किया 30% 40% उतना ही, तुमको तो पता ही नहीं है, वो तो तुमको मालूम नहीं है। तो जो भी फुल वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू से जितना भी कैरिंग अमाउंट आ रहा था तुम्हारा, पूरा वैल्यू को तुम डी रिकग्नाइज कर दोगे। 100 रुपया तुम्हारा था, इसमें 85 रुपया डी रिकग्नाइज की तो 50 रुपया कैरिंग करो, लेकिन इसमें तुम भले ही सेकंड 2 साल का कर रहे हो, लेकिन डी रिकग्नाइज पूरा 100 का। मान लो कि पहला जो डी रिकग्निशन जर्नल एंट्री होगा उसमें पूरा तुम्हारा अथी चला जाएगा, क्या चला जाएगा, पूरा फाइनेंशियल एसेट चला जाएगा। तो डी रिकग्नाइज फुल वैल्यू ऑफ कैरिंग अमाउंट तो तुमको पता ही है, लेकिन इसमें पूरा फुल वैल्यू जाएगा। केस ए में सिर्फ पार्शियल वैल्यू जाएगा जितना जा रहा था, लेकिन इसमें फुल वैल्यू जाएगा। ठीक, दूसरा डिफरेंस तो कुछ भी रियलाइज होगा तो पीएल में जाएगा, तो सबको पता है, तो डिफरेंस पीएल में जाएगा, उसमें भी पीएल में, इसमें भी पीएल में। अब रिटेन, ये जो रिटेन किए हो केस ए में तुम कितने पे दिखाते, कैरिंग वैल्यू बोलता है, उतना ही बचा हुआ था कैरिंग वैल्यू पे दिखेगा। लेकिन जब केस बी होगा, इसमें तो भाई तुम पूरा का पूरा कैरिंग वैल्यू भेज चुके हो, तो उसमें से जो भी तुम्हारे रिटेन किए थे और जो तुम बेचे हो दोनों वैल्यू तुम्हारा निकला हुआ है, तो फिर से रिटेन वैल्यू को फिर से लाना होगा मार्केट बैलेंस शीट में से। तुम निकाल दिया 100% वैल्यू तुम निकाल दिया था डी रिकग्निशन में, तो यहाँ वाला जो वैल्यू तो कुछ, लेकिन
सच बात तो ये है कि अकाउंटिंग भले लिख दो कि सारा सामान चला गया, लेकिन कुछ परसेंट तो बचा ही हुआ होगा रिटेंशन में। तो जो रिटेन अमाउंट होगा उसको फिर से तुमको बुक में ऐड करना होगा। ऐड किस वैल्यू पे करोगे? उसको फेयर वैल्यू पे करोगे। केस ए में रिटेन किए थे कैरिंग वैल्यू पे, क्योंकि इसके साथ कोई गेम नहीं किए थे, लेकिन इसमें एक तो गेम किए थे क्योंकि सारा अमाउंट हम लोग हटा दिए। तो जो रिटेन फाइनेंशियल एसेट है उसको हम लोग फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। उसमें कैरिंग वैल्यू पे, इसमें फेयर वैल्यू पे। इसमें डी रिकग्नाइज करेंगे पार्शियल का, इसमें फुल का, दोनों में डिफरेंस पीएल में जाएगा। ठीक है, देखो रेट चेंज इसमें हम लिखा भी हुआ है। ठीक है, आगे समझ में यही है। अब इसको समझने के लिए एक आगे है एग्जाम्पल नंबर 6 पेज 33.26 में, वो चीज़ तुम पढ़ लो। उसमें तुमको क्या बोला हुआ है कि 10 लाख का हमने लोन दिया था, वो हमारा फिनेंशियल एसेट है। ये सारा बात फिनेंशियल एसेट का ही हो रहा है। ठीक है, मेरे लिए तो हम किसी को लोन दिए तो मेरा तो फिनेंशियल एसेट है। 10 लाख का लोन दिया 18% पे 10 साल के लिए। उसका फेयर वैल्यू जो लोन दिए हैं उस हम भले 10 लाख का दिए, लेकिन फेयर वैल्यू उसका 12.5 लाख के समथिंग है। लेकिन हमको क्या लग रहा है कि भाई ये पैसा हमको रिटर्न करेगा कि नहीं, तो हम क्या करें कि लोन को हम बेच देंगे। मेरा फिनेंशियल एसेट को हम बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? हम इतना बेच दिए हैं कि हम सिर्फ रिटेन कर रहे 10% प्रिंसिपल और 4% इंटरेस्ट, मतलब कि 90% प्रिंसिपल हम बेच दिए और 96% इंटरेस्ट हम लोग बेच दिए हैं। ठीक है, तो जब बेच दिए हैं तो हमारे पास जो भी वैल्यू, जो भी हमारा रिटेन किए हुए 10% प्रिंसिपल और 4% इंटरेस्ट, उसका फेयर वैल्यू 29,000 है और 184,620 है। तो जो इंटरेस्ट है 184,620, उसी में जो उसका अथी है सर्विस चार्ज है, इसमें EKC का बात है, सर्विस चार्ज है 65,160 का, वो उसमें आपका इंटरेस्ट पार्ट में एडेड। इंटरेस्ट पार्ट कितना है? 184,620। ठीक है, और जब क्या उसको बोलते हैं कितना में बेचे हो? 9,90,000 का। 10 लाख का लोन था, फेयर वैल्यू 12.5 लाख, लेकिन उसको बेचे कितना में? 10 लाख हम दिए हुए हैं, फेयर वैल्यू 12.5 लाख है, लेकिन उसको बेच रहे 9,90,000 में। ठीक है, 10% प्रिंसिपल और 4% इंटरेस्ट अपने पास रख के। तो क्वेश्चन बोला है कि अब जर्नल एंट्री दो। देखो भाई, ये केस सी है। केस सी क्या है? केस ए है। केस ए में क्या बोलता है तुमको? केस ए क्या होता है कि उसमें 30% 40% सीधा दिया होता है। इसमें देखो सीधा एग्जैक्ट दिया हुआ 10% प्रिंसिपल मेरे पास, मतलब 90% बेच दिए। केस बी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें फर्स्ट और लास्ट का कोई बात ही नहीं है। तो केस ए का क्या होता है? पहला डी रिकग्निशन। डी रिकग्निशन किस क्या करते हैं? जो भी अमाउंट जाता है पार्शियल, उसका कैरिंग वैल्यू पे लिखते हैं। तो हम लोगों को कैरिंग वैल्यू तो दिया ही हुआ नहीं है मेरे बुक्स में, तो पूरा 10 लाख रुपया का लिखा हुआ है। कितना डी रिकग्नाइज हो रहा है और कितना रिटेन कर रहा है उसका तो डिवीजन नहीं किया हुआ है। 10 लाख टोटल कैरिंग वैल्यू है, लेकिन कितना कैरिंग हमारा 10 लाख का सामान है, कितना जो भी निकाल रहे हैं उसका कैरिंग वैल्यू क्या है और जो रख रहे हैं उसका कैरिंग वैल्यू क्या है, उसका तो हमको नहीं पता है। लेकिन फेयर वैल्यू हमको पता है कि ये फेयर वैल्यू था। ये 10 लाख का सामान, हम बोले 10 लाख का लोन है हमारा, लेकिन उसी टाइम लिखा भी हुआ है कि 12.5 लाख का उसका फेयर वैल्यू है। तो फेयर वैल्यू पता है, कैरिंग वैल्यू हमको पता है। फेयर वैल्यू तुमको फिर ये भी पता है, क्या तुमको पता है फेयर वैल्यू? कैरिंग वैल्यू तुमको पता है कि तुम्हारा 10 लाख का सामान है, इसमें से तुम कुछ पार्ट डी रिकग्नाइज कर रहे हो, कुछ पार्ट तुम अपने पास रख रहे हो। इसी का फेयर वैल्यू 10 लाख का है, वही चीज़ इसका कैरिंग वैल्यू 10 लाख है, इसका फेयर वैल्यू 12 लाख है। 12.5 लाख में से कुछ पार्ट हम लोग सही में हम लोग डी रिकग्नाइज कर रहे हैं और कुछ पार्ट अपने पास रिटेन कर रहे हैं। तो ना उसका हमको कैरिंग वैल्यू पता, हमको कैरिंग वैल्यू पूरा का पता है, फेयर वैल्यू पूरा का पता है, लेकिन कितना वैल्यू कितना डी रिकग्नाइज कर रहे हैं उसका ना कैरिंग वैल्यू पता है ना फेयर वैल्यू पता है। तो उसको हम लोग निकाल रहे हैं। उसका 2 स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2। पहले तुम स्टेप 1 में लिख लो कि टोटल कैरिंग वैल्यू का कितना पार्ट तुम बेच रहे हो, कितना वैल्यू तुम रख रहे हो। तो तुमको तो नहीं पता है, तुमको सिर्फ पता है 10 लाख, तो 10 लाख लिख दो। दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? दोनों कितना कितना वैल्यू है, उसके लिए हम लोग रेशियो निकालेंगे फेयर वैल्यू का, कि जो पार्ट रिटेन कर रहे हैं उसका फेयर वैल्यू क्या है और जो बेच रहे हैं उसका फेयर वैल्यू क्या है। दोनों का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो में हम लोग 10 लाख को डिवाइड कर देंगे, तो कैरिंग वैल्यू का रेशियो निकल जाएगा। तो फेयर वैल्यू देखो 12.5 लाख, 12.5 लाख में से 12.5 लाख फेयर वैल्यू है, जिसका कितना पार्ट तुम बेच रहे हो उसका फेयर वैल्यू नहीं पता है, लेकिन कितना पार्ट तुम रिटेन कर रहे हो उसका फेयर वैल्यू तुमको पता है। कैसे पता है? तुम रिटेन क्या कर रहे हो? 10% प्रिंसिपल और 4% इंटरेस्ट, वो तो तुम्हारा उसका फेयर वैल्यू लिखा हुआ है। देखो फेयर वैल्यू है 29,000 और 1,84,000। तो तुम जो रिटेन कर, जो तुम्हारा फेयर वैल्यू है टोटल 12.5 लाख पूरा एसेट का, इसमें से तुम 12.5 लाख का तुम्हारा सामान है, जिसमें से रिटेन कर रहे हो उसका वैल्यू, उसका फेयर वैल्यू दिया हुआ है 29,000 और 184 समथिंग। तो तुम्हारे पास तुम कितना रिटेन करो उसका फेयर वैल्यू है, टोटल का फेयर वैल्यू है। तो जितना तुम बेच रहे हो उसका भी फेयर वैल्यू बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा कितना निकलता है? 10,10,340। ये तुम्हारा है डी रिकग्नाइज, उसका फेयर वैल्यू है
और रिटेन उसका फेयर वैल्यू, दोनों का रेशियो निकाल दो और रेशियो निकाल के कैरिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको पता चल जाएगा कि जो तुम बेच रहे हो उसका कैरिंग वैल्यू क्या है और जो तुम रख रहे हो उसका कैरिंग वैल्यू क्या है। तो अब स्टेप 3 में तुमको पता चल गया कि कितना जो बेच रहे हैं उसका कैरिंग वैल्यू क्या है, जो खरीद और जो मेरे पास है उसका कैरिंग वैल्यू क्या है। तो जर्नल एंट्री में क्या डालोगे तुम, क्या बैंक अकाउंट डेबिट जितना भी तुमको पैसा मिल रहा है, टू फाइनेंशियल एसेट जब भी निकलेगा कोई भी निकलेगा तो कैरिंग वैल्यू में, तुमको कैरिंग वैल्यू पता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पीएल में जाएगा, पीएल में चला गया। ठीक है, यही तो हो गया। अब अगर तुमको बोलेगा बैलेंस शीट बनाने के लिए तो हम लोग डी रिकग्निशन डिफरेंस उसका रिटेन का क्या करते हैं, कैरिंग वैल्यू पे दिखाते थे। तो जो हम लोग रिटेन किए वही तो बैलेंस शीट में अब जाएगा, तो बैलेंस शीट पे किस वैल्यू पे जाएगा, ये केस ए है, केस ए का जो रिटेन करते थे उसको हम लोग दिखाते थे कैरिंग वैल्यू पे, केस बी का जो रिटेन करते थे उसको फेयर वैल्यू पे दिखाते थे। ठीक है, ये तो तुमको एक तरीके से बन गया। अब सर क्या बोले, सर बोले कि ये तो तुम्हारा केस सी था, मतलब केस ए था। ठीक है, तो सर बोले कि केस बी की तरीके से बनाते हैं, पेज 163 पे केस बी से बनाया हुआ है। कब, इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट 10% या फर्स्ट 4% या जहाँ देखो फर्स्ट लिखा हुआ है ये केस बी बन गया। तो इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 सेम होगा, कैरिंग वैल्यू तुम निकाल दिए स्टेप 1 स्टेप 2 में। ठीक है, अब तुम जर्नल एंट्री बनाओगे, जब तुम जर्नल एंट्री बनाओगे तो उसमें तुमको क्या करना होता है, याद करो कि डी रिकग्नाइज हम लोग फुल अमाउंट का कैरिंग वैल्यू का करते हैं। तो इसमें देखो फाइनेंशियल एसेट फुल अमाउंट 10 लाख पे जा रहा है, इसमें जितना डी रिकग्नाइज करो उससे मतलब नहीं है, फुल अमाउंट को तुम डी रिकग्निशन कर दोगे। ठीक है, आ क्या रहा है, कैश आ रहा है 9,90,000, लेकिन कुछ रिटेन कर रहे हो ना, तो रिटेन का भी तुमको एंट्री मारना होगा। लेकिन जो रिटेन किए हो तुम, तो यहाँ पे तुमको क्या बोले थे, स्टेप 1 में डी रिकग्नाइज फुल कर दो, तो बुक से तुम्हारा पूरा चला गया है, पूरा चला गया। लेकिन जो रिटेन किए हो उसको क्या बोले थे, कुछ पार्ट था जिसका कुछ पार्ट तुम बेच रहे हो, कुछ पार्ट रिटेन कर रहे हो, लेकिन जर्नल एंट्री में तुम क्या दिखा रहे हो कि दोनों पार्ट बेच दिए। तो ये जो रिटेन किए हो तो उसको फिर से अपने बुक्स में लाना होगा, जो बोले थे तुमको कि स्टेप 3 जो रिटेन है उसको फिर से बुक्स में लाना होगा फेयर वैल्यू पे। तो जो हमारा रिटेन किया हुआ, क्या रिटेन किए हैं, 2% सर्विस, 10% प्रिंसिपल और 4% इंटरेस्ट। तो वो जो रिटेन किया उसको किस पे दिखाएंगे, फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। तो देखो फेयर वैल्यू पे दिखाया हुआ है, जो बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ फेयर वैल्यू 65, 160, 29,000 और 119,400, उसको फेयर वैल्यू पे देखो बुक्स में ला रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, फिर उसको जो फिनेंशियल एसेट है 10% प्रिंसिपल 4% इंटरेस्ट, तो हमारा फिनेंशियल एसेट है उसको फिर से ला रहे हैं बुक्स में। बोले ना कि जो रिटेन किया उसको बुक्स में लाएंगे, उसको बुक्स में लाया गया कितना पे, फेयर वैल्यू पे लाया हुआ है। ये बात तो हर वक्त हमारे दिमाग में क्लियर भी होना चाहिए ना भाई, कोई भी चीज़ को जब हम लोग फिनेंशियल एसेट है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसको जब इनिशियली रिकग्नाइज कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू पे करते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, इतना दिमाग क्या लगा रहा है। पहले तो हम लोग बुक से हटा दिए, तो बुक से हटाएंगे तो कैरिंग वैल्यू पे हटाएंगे, ये बात तुमको सबको पता है। तो डी रिकग्नाइज हर वक्त फुल डी रिकग्नाइज कैरिंग वैल्यू पे, इसमें सिर्फ हो रहा है कि फुल वैल्यू पे हो रहा है, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि फुल वैल्यू डी रिकग्नाइज कर दो। जब पूरा वैल्यू डी रिकग्नाइज कर दी तो जो रिटेन पार्ट है उसको तो फिर से लाना होगा बुक्स में, उसको इनिशियली तुम रिकग्नाइज कर रहे हो, और जब इनिशियली रिकग्नाइज करते हो फेयर वैल्यू पे करते हो। क्लियर है दिमाग, बात खत्म। तो कैश अकाउंट डेबिट किया वो आया, और फिर फाइनेंशियल एसेट जो तुम रिटेन किया उसको फिर बुक्स में दिखाओगे किस पे, फेयर वैल्यू पे, टू फाइनेंशियल एसेट कैरिंग वैल्यू पे क्योंकि जा रहा है, और पीएल उसका डिफरेंस बन गया। और फिर तुम्हारा जो बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, जो बेच दिया उसका तो मतलब नहीं है, जो रिटेन किया वो दिखेगा, लेकिन किस वैल्यू पे दिखेगा, अरे भाई उसको अभी रिकग्नाइज किया फेयर वैल्यू पे, तो फेयर वैल्यू पे दिखेगा, देखो फेयर वैल्यू पे दिख रहा है। अब डिफरेंस बिटवीन केस या केस पी का तुमको पता है, वो पार्शियल तुम्हारा हटाता है, ये पूरा हटा देता है। तो जब ये पार्शियल हटाता है तो कैरिंग वैल्यू पे, तो कैरिंग जो पार्शियल हटाता है तो कैरिंग अमाउंट निकाल देता है जितना निकला, जैसे कि 30% निकला तो 70% का तो कैरिंग वैल्यू बचा ही हुआ होगा, तो उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो कैरिंग वैल्यू भी रिटेन का दिखा दो। लेकिन यहाँ इसलिए देखो इसको पार्ट 2 में लिखा है पार्ट रिटेन इंश्योरेंस कैरिंग अमाउंट इन बैलेंस शीट। वहीं केस बी में क्या करते हैं कि हम लोग पूरा हटा देते हैं कैरिंग अमाउंट से, तो रिटेन पार्ट भी निकल जाता है। तो रिटेन पार्ट को फिर से अपने बुक्स में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको फेयर वैल्यू भी दिखाएंगे। देखो लिखा हुआ है पार्ट रिटेन इंश्योर एट फेयर वैल्यू, क्यों, इनिशियल रिकग्नाइज करोगे तो भाई फेयर वैल्यू पे करोगे ना, बात ख़त्म। और ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले आया था एग्ज़ाम में, सर के एग्ज़ाम में आया था, उसके बाद से क्वेश्चन को हटा दिया गया बुक से, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आएगा एग्ज़ाम में, तो तैयारी कर लेना। देखो सर उसको एक बार स्कूल में कोचिंग में बनवाने से के बाद फिर से उसको टिक करवाए हैं कि होमवर्क में तुम लोग बनाओगे। बाय।